हेलो बच्चों। तो आज आपके सामने 11वीं क्लास के बच्चों, आज आपका ये बुक कौन सा है? सेकंड बुक है, राजनीति शास्त्र का सेकंड बुक है और अध्याय चैप्टर 6 है। अध्याय का नाम है न्यायपालिका। तो आज हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यायपालिका शब्द से आप समझ जाओ कि न्यायपालिका होता क्या है। न्यायपालिका जो न्याय करे, अर्थात समाज में रहते हुए हमें किसी न किसी मतभेद का सामना तो करना ही पड़ता है। कभी कभी छिटपुट झगड़े का भी सामना करना पड़ता है। तो अगर आपस में हम बैठकर बातें कर लेते हैं तो ठीक है, और अगर जब हम बातें नहीं कर पाते हैं तो हमें न्यायपालिका की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर दोनों पक्षों को सुनकर न्यायपालिका न्याय दे देते हैं, फैसला सुना देते हैं। अब सिर्फ समाज में रहते हुए नागरिक और जनता का ही तो नहीं होता। समाज में अगर आप रहते हो तो समाज में से राज्य भी बनता है। तो तमिलनाडु और कर्नाटका की भी लड़ाई होती है। ऐसे में कावेरी जल विवाद पर तो उनका कौन निपटारा करेगा? उनका भी न्यायपालिका ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही उनका भी निपटारा करेगा, उनके समस्या का, उनके मतभेद का। तो यही है। अब आप समझ गए न्यायपालिका क्या होता है? जो न्याय करे, जो मतभेदों को दूर करे। न्यायपालिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप अपने मतभेद या आपके साथ अगर कुछ किसी भी तरह की समस्या है तो आप उसे वहां निपटारा कर सकते हो। जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो 4 बातें समझने के लायक हो जाओगे। वो 4 बातें आपका यहाँ लिखा हुआ है। अधिकारों का सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की क्या भूमिका है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका क्या है? भारत की संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध क्या है? इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। अब पहले तो ये जान लो कि आप लोगों का ये अध्याय मैं एक दिन में पूरा नहीं कर सकता, 2-3 पार्ट में ये होगा। एक पार्ट में एक दिन में ये कंप्लीट नहीं हो सकता, तो 2-3 पार्ट में करेंगे। अब न्यायपालिका के कितने तरह के हैं, स्तर हैं, वो आप जान लो। तो आप जानते हो जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है आपके पास। अब आपके पास जो हेडिंग है वो देखिए। ये हेडिंग में क्या लिखा हुआ है आप ये देखिए कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। देखो, समाज में अगर हम रहते हैं तो मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, और शायद कभी कभी इंसान के अंदर राक्षस भी घुसता है और फिर वो उस राक्षसीपन में हमसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हो सकता है शक्तिशाली लोग कहीं हमें दबाए या शक्तिशाली लोग अपने से कमज़ोर लोगों को परेशान करें। ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे अदालत के पास। और अगर अदालत भी स्वतंत्र ना हो, वो रिश्वत लेकर या किसी की बातों में आकर न्याय करने लगे, तो ये समाज कितने दिन टिकेगा? समाज में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, सब लड़ कट के मर जाएंगे। तो अब समझ में आ गया कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्या चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि व्यक्तियों के झगड़े को या आपसी मतभेद को पूर्णतः निष्पक्ष रूप से फैसला सुनाया जाए, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए। न्यायपालिका पर न किसी राज्य सरकार, न केंद्र सरकार, न राष्ट्रपति, किसी का कुछ नहीं चलता है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगा और स्वतंत्र ही रहेगा। अब अगर हम आगे देखेंगे कि न्यायपालिका में जब हम जाते हैं तो हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और उस प्रक्रिया में काफ़ी वक्त लग जाता है हमें न्याय पाने में। तो उसमें सुधार की ज़रूरत है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो वहाँ पर में लोग बाहर से आकर भी बसना पसंद करेंगे, और
लोग बाहर से भी आकर बसना पसंद करेंगे, तो लोग बाहर से भी आकर बसना पसंद करेंगे। क्यों? यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो न्यायपालिका उसका क्या करेंगे? न्याय कर देंगे मेरा, तो मैं यहाँ बस सकता हूँ। और जहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, देखोगे वहाँ बाहर से लोग तो क्या आकर बसेंगे, वहाँ के बसे हुए बासिंदे भी वहाँ से भाग जाते हैं कि नहीं, ये तो जंगल राज है। जहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं, वो तो जंगल राज है। मैं आप लोगों को अपने ही बचपन का उदाहरण दूंगा। जब हम लोग बचपन में थे तो बिहार एक जंगल राज हो गया था। न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह गई थी, किसी को न्याय नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि हर चौक चौराहे पर ना एक किडनैपिंग, अपहरण का धंधा खुल गया था। जो कम गरीब उससे 10,000, जो ज़्यादा गरीब अमीर 20 लाख, 10,000 तक फिरौती की रकम ली जाती थी। आप गरीब हो या कोई भी हो, गए घूमने चौक पर, 4 लोग ने उसे पकड़ के, और उसी चौक के कोने में एक कमरा बना होता था, उसमें 4 गुंडे बैठे रहते थे। और ये सब 15 साल तक चला बाबू। लोग न्यायपालिका में जाते थे, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं थी, वहां कुछ हो ही नहीं रहा था। इसके बाद क्या हुआ? बिहार के एक एक व्यापारी सब भाग गए वहां से। और ये सब कुछ एक विशेष राजनीतिक दल का, जब 15 साल तक लगातार उसी की सरकार रही, मुख्यमंत्री वो रहा, वो खुद जेल चला गया तो उसकी पत्नी रहा जेल में, उसकी पत्नी मुख्यमंत्री रही। और ये एक अपहरण उद्योग था। आप एक अपहरण नाम का फिल्म है अजय देवगन का, प्रकाश झा ने बनाया है, कभी आप लोगों को मौका मिले तो जरूर देखना कैसा ये इंडस्ट्री था। उन्होंने बिल्कुल सच्चाई पर बनाया है। घूमने गए चौक पर, हमें लोगों ने पकड़ के बिठा लिया, फ़ोन घर में किया गया मैसेज कि पता लगा लेता था वो कितना अमीर है, कितना क्या है, 10,000 दे दो, छोड़ देते थे। जिसका ज़्यादा, एक एक पढ़ा लिखा एक एक व्यापारी वहाँ से भाग गए। आज उसी का पुत्र बिहार में कहता है हम सुशासन लाएंगे, हमें अपना दर्द वो बचपन का याद आ जाता है। हम लोगों के पास तो 5,000 भी देने की शक्ति नहीं थी, इसलिए हमारे घर से कोई किडनैपिंग नहीं हुआ। 2,000 भी देने की हमारे पास शक्ति नहीं थी, क्योंकि पिता बीमार थे, बेड पर थे, और हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे पास कुछ था ही नहीं। क्योंकि ये इंडस्ट्री सब कुछ पता लगाकर काम करते थे। अब आगे बढ़ते हैं तो न्यायपालिका समझ गए ना क्यों स्वतंत्र चाहिए हमें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता देखो, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रहेंगे तो वहाँ विधायिका भी अच्छे से काम करेगी, क्योंकि कानून किसने बनाया? विधायिका ने। और अगर मान लो विधायिका ही गद्दारी करने लगे, आपके साथ गलत करने लगे, तब आप क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे? तो अगर विधायिका ही गलत हो तब क्या करेंगे? क्योंकि कानून उसी ने बनाया और वही कानून को तोड़ रहा है, तो न्यायपालिका उस पर भी शिकंजा कस देते हैं। और आपको पता है कि वो कारण बताओ नोटिस तुरंत जारी कर देते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी। वो ये नहीं कह सकता मैंने कानून बनाया तो मेरे को ही सजा दे रहे हो। जी हाँ, आपने ही कानून बनाया है, लेकिन उसका पालन हम न्यायपालिका करवाएंगे। न्यायपालिका कभी कोई भेदभाव नहीं करता, वो पूरी तरीके से न्याय देता है। कोई धर्म नहीं, कोई नीच जाति नहीं, कोई ऊंची जाति नहीं, सीधा वो न्याय करेगा। न्यायपालिका अगर कहीं स्वतंत्र नहीं है तो क्या करें उसके लिए? निश्चित है कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी जाए। और भ्रष्ट से भ्रष्ट इंसान को भी ये बात समझना चाहिए कि अगर तुम भ्रष्टाचार भी समाज में रखोगे तो भी तुम्हें न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रही ना तो न समाज रहेगा और न तुम उसमें भ्रष्टाचार करने के लायक रह जाओगे। समाज ही नहीं रहेगा, सब आपस में लड़ के कट के गलियों में, सड़क पर, हर जगह उनकी लाशें बिछी रहेगी, कोई कुछ कहीं नहीं बचेगा। अगला है आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब सबसे पहले न्यायपालिका चैप्टर पढ़ रहे हो
तो ये बात तो जानना जरूरी है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो देखो, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिसको सीजेआई कहते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। इनकी नियुक्ति किसी पेपर एग्जाम से नहीं होता है, इनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होता है। कॉलेजियम सिस्टम पर पूरे देश में कई बार आवाज़ उठ चुकी है कि आखिर जजों का जो नियुक्तिकरण होता है वो उनका एग्ज़ाम क्यों नहीं, उनका परीक्षा क्यों नहीं, क्योंकि ये तो एक तरह से न्यायपालिका में कह सकते हो राजतंत्र चल रहा है। एक ही खानदान के लोग जज पे जज बने जा रहे हैं। उनका बाप भी जज था, उनके पुत्र भी जज हैं, उनके भी पुत्र जज होंगे। मतलब क्या, ये राजतंत्र चल रहा है हमारे न्यायपालिका में। अगर हमारे देश में कहीं सुनते होगे न्याय नहीं मिला, इस वक्त अगर आप देखोगे जेलों में 50% लोग निर्दोष जेल में बंद हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि तारीख पे तारीख लगते लगते कई साल बीत जाते हैं, तब पता चलता है कि ये निर्दोष है। तो एक निर्दोष को तुमने 2-2, 3-3 साल तक जेल में रख दिया और 3 साल बाद पता चला तुम्हें कि ये निर्दोष है। क्यों? क्योंकि जजों का एग्जाम नहीं होता है, इसलिए लोगों का, जनता की ये आवाज है, जनता का ये कहना है कि इनका एग्जाम क्यों नहीं। डॉक्टर का होगा, टीचर का एग्जाम होगा, हर नौकरी का एग्जाम होगा, लेकिन जज का भी तो एग्जाम होना चाहिए, तब ना वो जज बनेंगे। नहीं, कॉलेजियम सिस्टम से वो बनते हैं। उनको अपने ही वकीलों सब का एक वोटिंग हो जाता है और उसी से वो जीत जाते हैं और वो जज बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का चुनाव या नियुक्ति राष्ट्रपति जी कर देते हैं, उसके बाद जैसे कि वहाँ पर में 25 मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और 15 भी होते हैं, 11 भी होते हैं। तो जितने भी होंगे उसमें मुख्य न्यायाधीश एक चुन दिया जाएगा और बाद बाकी के न्यायाधीश को वो मुख्य न्यायाधीश चुनेंगे और उनको वो शपथ ग्रहण करवाएंगे और गद्दी पर बिठाएंगे। क्या न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है? न्यायाधीशों को पद से एक ही कीमत पर हटाया जा सकता है, वो है महाभियोग। महाभियोग क्या है? महाभियोग संसद के 2/3 सदस्यों का अनुमति लेने के बाद उन पर महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग तब लगाया जाएगा जब पता चलेगा कि जज साहब जो हैं किसी भी तरह के रिश्वत या अन्य घोटाले में शामिल थे, तब उन पर दिया जा सकता है। एक कोई जज गांगुली थे, उन पे महाभियोग, लेकिन उनको रिटायरमेंट तब तक हो ही गया था। अभी तक वैसे हमारे देश के किसी भी जज पर कोई महाभियोग नहीं लगा है। तो गांगुली पर में घोटाले का था, लेकिन बाद में जो है वो रिटायरमेंट भी हो गए थे और फिर उनको महाभियोग से बाद में सुना के हटा दिया गया, यानी कि उनको मतलब महाभियोग नहीं लगाया गया उस पर, क्योंकि वो तो वैसे भी रिटायरमेंट हो ही गए थे। न्यायाधीश को हटाने का असफल प्रयास, कहते हैं न्यायाधीशों को हटाने का एक बार 1991 में पहली बार 108 संसद के सदस्यों ने कोशिश किया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दिया जाए। इसके लिए सब मिलकर उस पर हस्ताक्षर भी किए थे एक लेटर पर कि ये गलत कर रहे हैं, इनको हटाया जाए। लेकिन बाद में जो है रामास्वामी थे, वो रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया और तब वो नहीं हट पाए। महाभियोग लगाने की कोशिश तो की गई, लेकिन रामास्वामी पर महाभियोग साबित ही नहीं हुआ। अब न्यायपालिका की संरचना तो मैंने तो बता दिया है। न्यायपालिका की संरचना जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसी को सिविल कोर्ट कहते हैं, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी अब 1-2 कोर्ट और आ गया है, जैसे एसडीएम जो होते हैं ना, अब उनकी ऑफिस भी कोर्ट बन गया है, अदालत बन गया है। वहाँ भी निपटारा होता है किसका, समस्या या मसलों का।
सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है। वो किसी भी वक्त किसी भी सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनके पास मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने का उन्हीं के पास अधिकार है। अपीली अधिकार, आप जब भी चाहो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हो और उस पर सुनवाई करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट संबंधित सरकार से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। फिर सलाह का भी वहाँ लिया जा सकता है। रिट ऐसा है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई तरह के प्रावधान हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, आदेश, उत्प्रेषण, लेख और अधिकार परीक्षा, ये सब जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब सबसे पहले देखेंगे मौलिक क्षेत्राधिकार क्या होता है। तो मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि आपको तो पता ही है कि 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं। अगर वो 6 मौलिक अधिकार कोई भी आपसे छीनता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद करेंगे। 6 अधिकार आप लोगों को तो याद ही होगा। आगे रिट संबंधी, जैसा कि आपने मौलिक अधिकार में पढ़ लिया कि मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय वहाँ पर एक्शन लेंगे और वो मौलिक अधिकार जिस व्यक्ति की छीना गया है उसकी पूरी तरह मदद करेंगे। और जानते हो, जब आपका कोर्ट अदालत मदद करेगी तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी मदद करेगी। उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऊंचा पद जो किसी अदालत के आदेश का अवहेलना कर दे, ऐसे किसी में नहीं। कोई पोस्ट नहीं, कोई ऐसा पोस्ट नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट में जो किसी भी अदालत के आदेश का अवहेलना करे, उल्लंघन करे। सर, मौलिक अधिकार का हनन का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है? नहीं, कहीं भी आप रख सकते हो। मौलिक अधिकार जो है किसी भी कोर्ट में रख सकते हो। वो कोर्ट तय करेगा कि आपका मतलब न्याय मेरे ही पास हो जाएगा या फिर आप आगे ऊपर जाओ, ये बात तय हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय से मदद मांग सकता है, उसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश में रिट का रूप दे सकता है, रिट जारी कर सकता है और कह सकता है कि इस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसकी मदद किया जाए। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश जारी करेगा कि तुरंत इसकी मदद की जाए। उस आदेश जारी पत्र को रिट कहते हैं। उसके बाद अपीली क्षेत्राधिकार, उसके बाद आप जब चाहो अपील कर सकते हो। वहाँ पर में किसी भी बात का अपील कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, रोड खराब हो रहा है, तो उसका भी आप अपील सुप्रीम कोर्ट में जाकर कर सकते हो। सर, ये अपील कर तो देंगे, पर आएगा जवाब कितने दिन बाद? जल्दी ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील जो कर रहे हो ये सब चीज़ें, उनका आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा या कोई रास्ता मिल जाएगा। आपको अपील भी नहीं करना। अपील कर रहा पैसा लगाओगे तो ठीक है, नहीं तो वहाँ एक बॉक्स है, उसमें आप अपना चिट्ठी लिखकर छोड़ दो। वो उसको जज साहब उसको निकाल कर पढ़ते हैं और वो आपको रास्ता बता देंगे कि आपको क्या करना है। अगर छोटे कोर्ट में आपको जाना ज़रूरी है तो वहीं से आपको पता लग जाएगा कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन आपको जवाब जल्दी ही मिलेगा। अब 2-4 दिन तो चलता ही है ना, क्योंकि आप 150 करोड़ वाले आबादी के देश में रहते हो। हर कोर्ट के पास बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको वो एक साथ जो है तुरंत जवाब दे, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए 2-4 दिन तो आप 150 करोड़ की आबादी में होते, इतना तो सहना पड़ेगा। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सबको वो सलाह दे सकता है। और प्रधानमंत्री या संसद को तो सीधे आदेश भी दे सकता है। आप कुछ दिन पहले एक आदेश सलाह सुने होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मणिपुर अगर सरकार से नहीं संभलती हैं तो बता दे, हम ही लोग कुछ करेंगे। क्योंकि मणिपुर में बहुत ही जघन्य अपराध हुआ, जहाँ पर 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में रोड पर एक बड़ी भीड़ घुमा रही थी
और उसके साथ गंदी हरकत कर रहे थे, ये हम मानवता पर एक शर्मसार थी। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ बोला वो बिल्कुल सही बोला और उनको बोलना चाहिए था। फिर जाकर सरकार हरकत में आई। तो वो सलाह किसी को भी दे सकते हैं, आदेश राष्ट्रपति को नहीं दे सकते हैं, उन्हें भी सलाह दे सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इन सब को सलाह तो क्या, सुप्रीम कोर्ट आदेश भी दे सकता है। राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते हैं, राष्ट्रपति को आदेश नहीं आदेश नहीं दे, सलाह दे सकते हैं। हाँ, आदेश उनको नहीं होगा, बाद बाकी को पहले सलाह देगा, नहीं मानेगा तो फिर वो आदेश दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टिक लगा दो। इससे आगे हम फिर आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे। न्यायिक सक्रियता क्या है, जनहित याचिका क्या होता है, ये सब भी हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऑनलाइन बच्चों को बता दें, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और गलतियों पर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।